हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ विनीत कुमार। दोस्तों, आज हम फिर उपस्थित हैं एक नए वीडियो के साथ और इस वीडियो में चर्चा करेंगे भारत के प्रायद्वीपीय भाग की चर्चा करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने चर्चा किया था कि हिमालय जो भारत के उत्तर में पर्वतीय क्षेत्र हैं उनको विस्तृत चर्चा किया था। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्रायद्वीपीय भाग की। इन सब को एक एक करके इसके जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उनको कवर करेंगे, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक्स की। सबसे पहले यहाँ एक शब्द आया है जिसका नाम है प्रायद्वीप। इसे इंग्लिश में पेनिनसुला कहते हैं, पेनिनसुलर। और ये पेनिनसुला क्या होता है इसके विषय में जानेंगे। प्रायद्वीप क्या होता है सबसे पहले इस विषय में जानेंगे। दोस्तों, इस तरह से भारत की यह स्थिति हमें देखने को दक्षिण भारत में हमें मिलती है। तो दक्षिण भारत का जो क्षेत्र है वो प्रायद्वीप क्यों कहा जाता है, इसके कंडीशंस हैं। ऐसे भूभाग, ऐसे क्षेत्र को हम प्रायद्वीप कहेंगे जो क्या शर्त है, पहली शर्त है तीन तरफ क्या होंगे, जल से घिरे होंगे। ऐसा भूभाग जो तीन तरफ जल से घिरा हुआ हो, यानी जल तीन तरफ इसे घेर रखा हो, ऐसे भूखंड, ऐसे भूक्षेत्र तीन तरफ जो जल से घिरा हुआ हो। तो हम जानते हैं कि भारत देश का जो दक्षिणी भाग है वो तीन सागरों से, और दक्षिण में एक महासागर है और उत्तर में हमने इधर बात किया पूरब में। तो पूरब में हम यहां जानते हैं कि ये बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी। पश्चिम में हम जानते हैं कि इधर अरब सागर है, क्या अरब सागर। इसके दक्षिण में हम जानते हैं कि यहां हिंद महासागर स्थित है, क्या हिंद महासागर। चलिए लिखते हैं हिंद महासागर। तो तीन तरफ या जल से घिरा हुआ भूभाग प्रायद्वीप कहलाता है। आज इसी प्रायद्वीपीय भारत की बात करेंगे। देखिए, यह टॉपिक्स बड़ा महत्वपूर्ण है। प्रायद्वीपीय भारत इसे कहेंगे, और यह क्षेत्र जो प्रायद्वीपीय भारत है इसकी उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन काल से ही मानी जाती है। बहुत पहले, सबसे पहले भारत में इसी क्षेत्र की उत्पत्ति मानी जाती है। अच्छा, क्यों है? इसके अध्ययन को हम दो रूपों में आज यहाँ देखेंगे। एक तो हम प्रायद्वीपीय भारत का जो पर्वतीय भाग है उसे देखेंगे, और दूसरा देखेंगे जो पठारी भाग है। क्या? दूसरा जो पठारी भाग है। आज की वीडियो में हम सिर्फ पर्वतीय क्षेत्रों को देखेंगे कि प्रायद्वीप भारत में जो पर्वतीय क्षेत्र हैं कहां कहां हैं, और उनकी सबसे ऊंची चोटियां कौन कौन सी हैं, इनके विषय में आज डिटेल से चर्चा करेंगे। नेक्स्ट वीडियो एक और लाएंगे इस पर, तो उसमें पूरी तरह से कौन कौन से पठार हैं, पठारों पर चर्चा करेंगे। यहां से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए, हमने बताया कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर और हिंद महासागर से घिरा हुआ यह भूखंड जो ये क्या त्रिभुजाकार है, तिकोना रूप में है। क्योंकि प्रायद्वीप जो यहां पर हम जानते हैं कि एक पहाड़ी है जो आप ये देख रहे हैं, इसे हम विंध्याचल पर्वत कहते हैं। क्या? विंध्यन पर्वत श्रृंखला कहते हैं। और यह विंध्यन पर्वत श्रृंखला के उत्तर पश्चिम में बात करें तो यहाँ एक पर्वत श्रृंखला है जिसे हम अरावली कहते हैं। क्या? अरावली कहते हैं। और विश्व की, नोट करते चले आप, एक एक चीज हम बता रहे हैं और आप उसे नोट करते चलेंगे। क्या है? विश्व की सबसे प्राचीन या पुरानी, सबसे क्या पुरानी या प्राचीन जो पर्वत श्रृंखला मानी जाती है, जो श्रेणी मानी जाती है, वह कौन सी है? वह अरावली पर्वत श्रृंखला है। बात करें अरावली पर्वत श्रृंखला वर्तमान समय में किस रूप में है, यह क्वेश्चन आता है। तो वर्तमान समय में यह अवशिष्ट पहाड़ी के रूप में है। कैसा? अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला या अवशिष्ट पहाड़ी कह सकते हैं, क्योंकि यह इसका टुकड़ा टुकड़ा हो गया है। चूंकि पृथ्वी पर हमेशा भौतिक क्रियाएं होती रहती हैं, भौतिक रासायनिक क्रियाएं होती रहती हैं, उसमें अनाच्छादन की प्रक्रिया हमेशा निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। तो यह जब इस अरावली पर्वत श्रृंखला की उत्पत्ति हुई प्री कैम्ब्रियन युग में,
तो धीरे धीरे अपरदन के कारण आज यह खंडित हो गई है। क्या खंडित हो गई है और कई टुकड़ों में हमें देखने को मिलती है, कई टुकड़ों में हमें यह देखने को मिलती है। इसके विषय में चर्चा भी करेंगे और डिटेल से, और आप इतना समझ लें तो जो अरावली पर्वत है और विंध्य पर्वत श्रृंखला का और इधर छोटा नागपुर पठार के जो दक्षिण भाग हैं, ये पूरा भाग ही हमें प्रायद्वीपीय भारत के नाम से हम इसे जानते हैं। अब बात करते हैं पर्वतीय क्षेत्र और पठारी क्षेत्र क्यों कहते हैं। पर्वतीय क्षेत्र क्या होता है और पठारी क्षेत्र कहते हैं किसी भी पहाड़ी का या पर्वत श्रृंखला का ऐसा क्षेत्र जो नोकीला हो, जो नोकीला हो और ढाल क्या हो, उसका ढाल कम हो किसकी अपेक्षा पठार का जो क्षेत्र होता है उसके जो कॉर्नर्स होते हैं उससे कम ढाल वाले क्षेत्र को पर्वतीय क्षेत्र कहते हैं। इसका शिखर जो होता है वह क्या होता है, नोकीला होता है। माना ऐसा जाता है भूगोलवेत्ताओं द्वारा कि 600 मीटर समुद्र तल से 600 मीटर ऊंचे उठे हुए भाग जो नोकीले हों, क्या हो, जो नोकीले हो, शंक्वाकार जिनकी स्थिति मिलती हो, उसे हम पर्वत या पहाड़ी, उसे पहाड़ी कहेंगे। और एक ही पर्वत श्रृंखला में बहुत सारी पहाड़ियां हमें देखने को मिलती हैं। इसके सबसे ऊंचे भाग को हम चोटी कहते हैं या इसे शिखर कहते हैं। क्या, चोटी या शिखर कहते हैं। ये सब बेसिक बातें आपको याद होंगी। इसके बाद बात कर रहे हैं हम पठार का। देखिए पठार क्या होता है, इसकी ऊंचाई पर्वत से कम होती है लेकिन कहीं कहीं अधिक भी हमें देखने को मिलती है। कंडीशंस क्या होता है कि पठारी क्षेत्र का जो भाग होता है वो ऊपर का भाग क्या होता है, समतल होता है, बिल्कुल चौरस होता है, सपाट होता है। क्या होता है, सपाट होता है। और इस सपाट के बाद जो दोनों ढाल इसके दोनों किनारे होते हैं वो पहाड़ियों की अपेक्षा तीव्र होते हैं। क्या होते हैं, पहाड़ियों की अपेक्षा तीव्र होते हैं। तो ये रही बात पर्वतीय और पठारी भाग में। आज हम बात करेंगे सिर्फ पर्वतीय क्षेत्र के विषय में। इसके बाद हम देख रहे हैं, चलिए इतना हो गया, हमने जाना कि पेनिनसुला क्या है, यानी प्रायद्वीप जिसे हम कह रहे हैं वो प्रायद्वीप क्या है। तो प्रायद्वीप ऐसा भाग जो तीन तरफ जल से घिरा हुआ है। भारत में एक काठियावाड़ जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र हमें देखने को मिलता है। क्या, गुजरात में स्थित काठियावाड़ प्रायद्वीप क्षेत्र भी हमें देखने को मिलता है। इसे अलग इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर इस भाग को हम कहते हैं खंभात की खाड़ी। क्या, खंभात की खाड़ी। और यहाँ जो है ये कच्छ का रण है। क्या, कच्छ का रण। तो खंभात की खाड़ी और कच्छ के रण के बीच, और इधर हम जानते हैं कि ये अरब सागर है। तो अरब सागर, खंभात की खाड़ी और कच्छ के रण के बीच यह स्थित जो भाग हमें दिख रहा है, इसलिए इसे काठियावाड़ प्रायद्वीप के नाम से जानते हैं। अब बात स्पष्ट हो गई होगी कि तीन तरफ से जल से घिरा हुआ वह स्थल भाग जिसे जल ने तीन तरफ से घेर रखा है उसे हम क्या कहेंगे, प्रायद्वीप कहेंगे। चलिए, अब इस प्रायद्वीपीय भारत में बहुत सारी पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो हमें देखने को मिलती हैं। बात सबसे पहले इसके तट की करते हैं। देखिए तट के जो बात करेंगे, इसका कुछ तट क्षेत्र जो है ये मैदानी क्षेत्र है। तटीय जो क्षेत्र है कुछ मैदानी क्षेत्र है। मैदानी जो क्षेत्र है उसके बाद में हम बाद में उस चीज की चर्चा करेंगे, जब मैदान पढ़ाएंगे तो उसकी चर्चा करेंगे। आज की वीडियो में हम सिर्फ पठारी क्षेत्र की बात करेंगे। हमें दो तरह से यहाँ पर दो कॉर्नर दिखाई दे रहे हैं। एक तो हमें पूर्वी तट दिखाई दे रहा है, इधर हम देख रहे हैं ये क्या है, पूर्वी तट है। और इधर का हम कहते हैं पश्चिमी तट। पश्चिमी तट को पश्चिमी घाट के नाम से जानते हैं और पूर्वी तट को पूर्वी घाट के नाम से जानते हैं। देखिए इनको अलग अलग स्थानों पर इनके टुकड़े भी किए गए हैं। तो कौन कौन से टुकड़े किए गए हैं ये जान लेना हमें जरूरी होता है। तो समझने का प्रयास करेंगे यहाँ कौन कौन से टुकड़े हैं। देखिए समझते चलिए आप। ये जो भाग हमें दिख रहा है, यहां से लेकर ये पूरा भाग पश्चिमी तट कहलाता है। पश्चिमी तट कहलाता है गुजरात के बाद का क्षेत्र। गुजरात से लेकर
कन्याकुमारी तक का क्षेत्र पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है और इसे सह्याद्री भी कहते हैं। कहां सह्याद्री कहते हैं? महाराष्ट्र और गोवा में इसे सह्याद्री की पहाड़ियों के नाम से, केरल, इन सब में सह्याद्री की पहाड़ियों के नाम से भी हम इसे जानते हैं। समझने का प्रयास करते हैं कि इन तटों के 3 खंड हैं। जो पश्चिमी घाट की का क्षेत्र है उसे 3 भाग में डिवाइड किया गया है। एक तो हम जो यहां से लेकर यहां पर स्थित है एक प्लेस जिसका नाम है ओखा, तो इस भाग से लेकर यहां तक, ये भाग मुंबई हमें दिख रहा है, ओखा से लेकर मुंबई तक के भाग को हम काठियावाड़ा तट कहते हैं। किस नाम से? काठियावाड़ा तट के नाम से हम जानते हैं इसे। लिखते चलिए, काठियावाड़ा तट। ये काठियावाड़ा तट कहां? मुंबई तक है। मुंबई से गोवा तक का जो क्षेत्र है इसे हम कन्नड़ क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? मुंबई से गोवा तक का जो क्षेत्र है इसे हम कन्नड़ तट कहते हैं। गोवा से कन्याकुमारी तक के क्षेत्र को हम मालाबार तट के नाम से जानते हैं। मालाबार तट। तो पश्चिमी घाट की जो पहाड़ियां हैं, इनके जो तट हैं, इन्हें 3 भागों में हम बांटते हैं। ठीक इसी तरह से जो पूर्वी तट है, पूर्वी तट को भी हम इसे 2 भागों में बांटते हैं। एक जहां आकर कृष्णा नदी गिरती है, कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक, क्या? कन्याकुमारी तक हम इसे कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। क्या? हम इसे कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। कृष्णा के बाद से पूरा जहां तक कोलकाता स्थित है इसे हम उत्तरी सरकार के नाम से जानते हैं। तो ये तट हो गए, पूर्वी तट और पश्चिमी तट। अब इन पर बहुत सारी पहाड़ियां हैं, उन्हीं पहाड़ियों के विषय में आज हम चर्चा करने वाले हैं। कौन कौन सी पहाड़ियां यहां महत्वपूर्ण है? तो सबसे पहले कुछ और बात करते हैं, प्रायद्वीप भारत का जो पूरा क्षेत्रफल है वो कितना है और आकार कैसा हमें दिखता है। यहां से कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं वन लाइनर, तो समझ लेते हैं। चलिए बात करें पूरे प्रायद्वीप भारत की, तो उसमें पठारी और पर्वतीय दोनों कुल क्षेत्रों को मिलाकर इसका जो क्षेत्रफल है 16 लाख वर्ग किलोमीटर है। कितना? कुल क्षेत्रफल की बात करें प्रायद्वीपीय भारत की तो 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल स्थित है। बात इसके आकार की करें तो इसका आकार हमने आपको बताया कि इसका आकार कैसा है? त्रिभुजाकार है। कैसा है? त्रिभुजाकार है। इसका आकार त्रिभुजाकार है। प्रायद्वीपीय भारत का आकार कोई पूछे कैसा है तो वह त्रिभुजाकार है। इसके बाद बात करेंगे हम, देखिए फिर हम इसके बाद बात करें कि जो इसकी सामान्य ऊंचाई है, इसकी औसत ऊंचाई कितनी है। तो इसकी औसत ऊंचाई कहीं कम और कहीं ज्यादा हमें देखने को मिलती है। लगभग यह इसकी ऊंचाई की बात करें तो 600 से 900 मीटर हमें समुद्र तल से ऊंचाई हमें इसकी देखने को मिलती है। कितना? 600 से 900 मीटर तक इसकी ऊंचाई हमें देखने को मिलती है। इसके संपूर्ण विस्तार की बात करें तो समझने का प्रयास करेंगे। चूंकि जो अरावली पर्वत श्रृंखला है यहां पर स्थित है दिल्ली, दिल्ली से लेकर गुजरात तक का विस्तार हमें अरावली पर्वत श्रृंखला को मिलता है। तो दिल्ली और इधर हो गया पश्चिम में गुजरात, फिर दक्षिण में हो गया क्या? दक्षिण में बात करें कन्याकुमारी। समझने का प्रयास करेंगे इस तरह से डायग्राम से। देखिए यहां तो दिल्ली है, दिल्ली इधर यहां पर एक प्लेस है जिसका नाम क्या है? राजमहल की पहाड़ियां हैं। और ये राजमहल की पहाड़ियां कहां स्थित हैं? ये राजमहल की पहाड़ियां बिहार में स्थित हैं, याद रखें। तो बिहार में यहां एक प्लेस है वो सासाराम है। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का विस्तार वहां तक हमें देखने को मिलता है, आगे बात करेंगे उसका। तो बिहार से दिल्ली और इधर यहां गुजरात और फिर दक्षिण में कन्याकुमारी। तो इस तरह से हमें इसका विस्तार देखने को मिलता है। जो इसका पूरा विस्तार हमें बात करें तो दिल्ली, गुजरात
और कन्याकुमारी इधर यहाँ पर बिहार क्षेत्र है। तो वहां तक हमें प्रायद्वीपीय भारत का जो क्षेत्र हमें देखने को मिलता है। यूं तो प्रायद्वीपीय भारत का यहाँ एक छोटा सा क्षेत्र है जिसे हम छोटा नागपुर पठार कहते हैं। छोटा नागपुर पठार का विस्तार पहले यहाँ पर माना जाता था, अभी भी है, उसका ही पार्ट है, लेकिन अब एक हमने गैप बताया था कि उस मालदा गैप से अब वो भाग अलग हो गया है। इसका विस्तार यहाँ पर मेघालय तक हमें देखने को मिलता है, लेकिन सामान्यतः हम इसका विस्तार मान लेते हैं कि राजमहल की पहाड़ियां गुजरात और कन्याकुमारी तक हमें देखने को मिलता है। चलिए इसके बात करें उत्तरी सीमा की, उत्तर पश्चिमी सीमा की बात करें तो उत्तर पश्चिमी सीमा जैसे हमने देखा कि इसके समानांतर क्या है, अरावली है। यहाँ पर हम देख रहे हैं इसके समानांतर अरावली है। तो उत्तर पश्चिमी की जो सीमा का निर्धारण करता है वो अरावली पर्वत श्रृंखला करती है। इसके बाद बात करें उत्तरी सीमा की, तो उत्तरी सीमा में यहाँ कुछ छोटी छोटी पहाड़ियां, पर्वत श्रृंखलाएं छोटी छोटी हमें पहाड़ियां देखने को मिलती हैं, जैसे बुंदेलखंड का पठार हमें देखने को मिलता है, बुंदेलखंड। इसके बाद कैमूर, फिर हम बिहार पहुंचते हैं और राजमहल की पहाड़ियां हमें देखने को मिलती हैं। तो इसका उत्तरी विस्तार तो ये है। फिर इसके बात करें इसके पश्चिम में, तो पश्चिमी विस्तार की बात करें तो पश्चिम में हम जानते हैं कि पश्चिमी घाट स्थित है। तो पश्चिमी में पश्चिम घाट तक इसका विस्तार हमें देखने को मिलता है। इसकी बात करें फिर पूर्व में, पूर्व में हमने देखा कि पूर्वी घाट की पहाड़ियां, हमें पूर्व घाट का जो तट है उस पे अनेक पहाड़ियां देखने को हमें मिलती हैं। तो इस तरह से इसका निर्धारण हम करते हैं। तो इसके विस्तार हमें समझ में अब आ गए होंगे। चलिए अब कुछ और आगे बात करते हैं एक एक करके, इनके जो थोड़ा सा उत्पत्ति से संबंधित कुछ विवरण की बात करते हैं। उससे पहले ये समझते हैं ये जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं और ये जो पहाड़ियां हैं, ये पठार हैं, ये कई जल विभाजक का भी काम करती हैं। क्या इनका रोल होता है? जल विभाजक का काम करती हैं। जैसे पश्चिमी घाट से कुछ नदियां निकलती हैं, पूरब के तट तक आकर के मिलती हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, और कुछ नदियां पश्चिमी घाट से निकलती हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। लेकिन कुछ नदियां इसका अपवाद हैं, वो निकलती तो पूर्वी घाट के पास से हैं लेकिन गिरती हैं अरब सागर में। ऐसा क्यों होता है? उसमें नर्मदा और ताप्ती की खासकर बात करें तो नर्मदा और ताप्ती दोनों भ्रंश घाटी में बहती हैं, इसलिए वो घाटी का अनुसरण करते हुए पूरब से क्या, पूरब से पश्चिम में बहती हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है नर्मदा नदी किधर बहती है, तो नर्मदा नदी पूरब से पश्चिम बहती है। क्यों बहती है? क्योंकि वो एक भ्रंश घाटी से बहती है और भ्रंश घाटी का जो ढाल है वो क्या है, पूरब से पश्चिम होता जाता है, इसलिए वो बहती है। चलिए तो इतनी सारी बातें हो गई। इसका जो ढाल है, सामान्य ढाल की बात करें, ये तो दो नदियां अपवाद हैं। सामान्य ढाल की बात करें तो हम इसको देखते हैं कि पूरब में इसका ढाल हमें देखने को मिलता है। सर्वाधिक हमें ढाल कहां देखने को मिल रहा है? पूरब में इसका ढाल हमें देखने को मिल रहा है। जैसे गोदावरी की बात करें तो गोदावरी महाराष्ट्र से इसकी उत्पत्ति होती है, महाराष्ट्र में से चल के ये आगे बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो लंबी दूरी तय करती है। ढाल कहाँ है? इसका पूरब में है। लेकिन कुछ ढाल की बात करें तो दक्षिण पूर्व इसका ढाल हमें देखने को ज्यादा मिलता है। कहां? दक्षिण पूर्व इसका ढाल हमें देखने को ज्यादा मिलता है। थोड़ी सी प्रायद्वीपीय भारत की उत्पत्ति के विषय में भी चर्चा कर लेते हैं, फिर आगे बात करेंगे एक एक करके जो पहाड़ियां हैं। चलिए, इसकी उत्पत्ति बहुत प्राचीन काल से ही मानी जाती है। सबसे प्राचीन काल कब था? जब पृथ्वी का जब एक भाग, पृथ्वी जब दो, कौन से, एक पेंजिया और दूसरा पेंथालासा, समझने का प्रयास करेंगे, बस थोड़ा सा ही समझेंगे, बाकी डिटेल से देखेंगे जब बताएंगे विश्व का भूगोल। समझिए, पेंजिया और पेंथालासा, जितना भूखंड था, जो स्थल भाग था, उसे तो हम पेंजिया कहते थे। इसके बाद जो जल भाग था उसे हम पेंथालासा कहते थे। भूगर्भिक हलचलों के कारण पेंजिया टूट गया, दो टुकड़ों में टूटा। पेंजिया क्या हो गया? दो टुकड़ों में टूटा। तो एक भाग क्या हो गया? उत्तर की तरफ प्रवाहित हुए और दूसरा भाग क्या हुआ? दक्षिण की तरफ प्रवाहित हुआ।
उत्तर भाग को हमने क्या कहा, उत्तर भाग को हमने लारेशिया कहा। क्या, लारेशिया। या लारेशिया, या इसे हमने अंगारा लैंड कहा। क्या, लारेशिया, या इसे हमें अंगारा लैंड नाम से जानते हैं। क्या, अंगारा लैंड नाम से हम इसे जानते हैं। तो लारेशिया और अंगारा लैंड जो उत्तर के भाग हैं, जिसमें हम बात कर रहे हैं उत्तरी अमेरिका की, यूरोप की, और जो यूरेशिया जो भाग है हमारा, एशियाई जो भाग है, कौन सा, जो उत्तरी एशिया का जो पार्ट है, वहां हम क्या कहेंगे उसे, ये सब अंगारा लैंड और लारेशिया का भाग है। इसके बाद दक्षिण में हमें क्या मिला, दक्षिण में हमने इसे एक नाम दिया जिसका नाम था गोंडवाना लैंड। क्या, गोंडवाना लैंड। तो दक्षिण में गोंडवाना लैंड, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया और प्रायद्वीपीय जो भारत है, ये गोंडवाना लैंड का ही भाग है। चूंकि भारत जो है अफ्रीका महाद्वीप से कभी सटा हुआ था, आज अलग हो गया, तो यह भी क्या है, गोंडवाना लैंड का भाग है। चलिए, तो इतनी बात समझ में आपको आ गई होगी। इसके बीच में दो ये भाग हो गए, लारेशिया हो गया, अंगारा लैंड हो गया उत्तर में, और हमने नीचे के भाग को कहा गोंडवाना लैंड। बीच में एक जलराशि जो पेंथलासा के रूप में थी, उस जलराशि को पुनः एक नया नाम दिया गया जिसे कहा गया टेथिस सागर। क्या, टेथिस सागर। तो ये ऐतिहासिक बैकग्राउंड वहीं से है। तो यह भारत का जो भाग है, प्रायद्वीपीय भाग, कोई पूछे किसका भाग है, तो वो है गोंडवाना लैंड का भाग। क्या है, गोंडवाना लैंड का भाग है। और यह पूर्णतया ठोस है। इसमें रवेदार चट्टानें तो मिलती हैं, लेकिन भूकंप की हलचलें बहुत कम देखने को मिलती हैं। ज्वालामुखी विस्फोट भी नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत कठोर चट्टानें प्रायद्वीपीय भारत में हमें देखने को मिलती हैं। चलिए, प्रायद्वीपीय भारत में अब बात करेंगे, यहां से बात करेंगे। सबसे पहले हम जो पर्वत की बात करने वाले थे, क्या, हम प्रायद्वीपीय भारत के पर्वतों के विषय में चर्चा करने वाले थे, तो उसमें हम चर्चा करेंगे सबसे पहले अरावली की। अरावली खास क्या है, अरावली क्या है, सबसे प्राचीनतम, नोट करते चलेंगे, क्या है, यह सबसे प्राचीन है, यानी सबसे पुरानी है। सबसे क्या है, पुरानी है। विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से अगर पूछा जाए, विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो वह है अरावली। और पूछा जाए वर्तमान में अरावली किस रूप में हमें दिखाई देती है, तो वर्तमान में हमें अरावली अवशिष्ट पहाड़ियों के रूप में दिखती है। क्या, अवशिष्ट। चलिए, इसका विस्तार पूछा जाता है, कहां से कहां तक इसका विस्तार है, तो दिल्ली में जो राष्ट्रपति भवन है दिल्ली में, वहां से लेकर अजमेर होते हुए गुजरात तक, कहां, अजमेर से गुजरात तक यह हमें देखने को मिलती है। तो हम सामान्यतः कह सकते हैं इसे दिल्ली से कहां तक, गुजरात तक, यह हमें देखने को मिलती है। कुल लंबाई की बात करें इसकी, तो कुल लंबाई कितनी है, 800 किलोमीटर। कुल लंबाई अरावली की 800 किलोमीटर तक इसका विस्तार हमें देखने को मिलता है। चलिए, कुछ और बात करते हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला पर राजस्थान में स्थित एक प्लेस है, एक पहाड़ी है, उसका नाम है माउंट आबू। क्या, माउंट आबू। और माउंट आबू पर अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी स्थित है। माउंट आबू कहां है, राजस्थान में है, राजस्थान में है। और राजस्थान में माउंट आबू पर सबसे ऊंची चोटी, अरावली की सबसे ऊंची चोटी स्थित है, जिसका नाम है क्या, गुरु शिखर। लिखते चलेंगे, गुरु शिखर। कुल ऊंचाई की बात करें तो यह गुरु शिखर, माउंट आबू पर स्थित सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। इसकी कुल ऊंचाई जो है वो 1722 मीटर है, 1722 मीटर है। बात करें, यह फेमस है, जो गुरु शिखर है, माउंट आबू है, एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल के रूप में फेमस है, यानी प्रसिद्ध है। किस तीर्थ स्थल है, तो यहाँ पर एक मंदिर है जिसे हम दिलवाड़ा मंदिर कहते हैं। क्या, दिलवाड़ा मंदिर।
और यह दिलवाड़ा मंदिर जैन के लिए प्रसिद्ध है। यह जैनियों का मंदिर है, जैन समुदाय के का है। बेसिकली इस मंदिर में सभी जातियों के लोग जाते हैं, लेकिन यह मंदिर दिलवाड़ा मंदिर जो है जैन मंदिर है। ठीक है, पूछा जाता है। और यह जैन मंदिर बहुत फेमस है। कहाँ है? राजस्थान में स्थित है। चलिए और कुछ बात करते हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला सबसे पुरानी है, साथ ही उसमें बहुत सारी संसाधन संपदाएं भी हमें मिलती हैं देखने को। जहां से कौन कौन सी संसाधन संपदा हमें देखने को मिलती है, एक बार इसे नोट करते हैं। चलिए आप नोट करेंगे इसे। क्या क्या मिलता है यहां से? सीसा, तांबा, सीसा, तांबा, और क्या? जस्ता, सीसा, तांबा, जस्ता, संगमरमर। क्या? संगमरमर। इसके बाद बात करें अभ्रक, एस्बेस्टस, अभ्रक, एस्बेस्टस। इसके बाद नेक्स्ट बात करें, यहां पर एक और बहुत सारे देखने को मिलता है, वो है चूना पत्थर। तो ये सारे संसाधन यहां हमें देखने को मिलते हैं। बात करें यहां पर तांबा की, तो तांबा यहां का सबसे फेमस है। और तांबा क्यों फेमस है? क्योंकि राजस्थान में एक खान है जिसका नाम है जावर की खान। क्या? यह जावर की जो खान है राजस्थान में तांबा के लिए सबसे प्रसिद्ध मानी जाती है। जावा खान जो है सबसे प्रसिद्ध मानी जाती है। तो इतनी सारी चीजें आपको पता होंगी। सॉरी, एक चीज यहां गलत हो रहा है, समझेंगे। जो तांबा जो क्षेत्र है वह क्षेत्र है खेतड़ी का। क्या? खेतड़ी। खेतड़ी राजस्थान का बहुत फेमस क्षेत्र है तांबा उत्पादन के दृष्टिकोण से। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ये सारी विशेषता अरावली से जुड़ी हुई थी। इसके बाद बात करेंगे हम नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं दूसरी पर्वत श्रृंखला की। तो दूसरी पर्वत श्रृंखला है, यहां से आप देख रहे होंगे ये दिखाई दे रही है, ये पर्वत श्रृंखला है। और इस पर्वत श्रृंखला को हम विंध्यन पर्वत श्रृंखला कहते हैं। क्या? विंध्यन। विंध्यन पर्वत श्रृंखला की क्या विशेषता है, इसे समझते हैं। देखिए विंध्यन पर्वत श्रृंखला में विंध्यन श्रेणी, मांडेर श्रेणी और कैमूर श्रेणी। कौन? विंध्यन श्रेणी, मांडेर श्रेणी और कैमूर श्रेणी हमें देखने को मिलती है। जैसे कैमूर की पहाड़ियां यहाँ पर स्थित हैं, मांडेर की पहाड़ियां यहाँ हैं, इधर विंध्यन श्रेणी है। तो इस तरह से तीन इसमें पहाड़ियां हमें देखने को मिलती हैं। बात करें इसके विस्तार की, तो यह गुजरात से लेकर बिहार के सासाराम तक इसका विस्तार हमें देखने को मिलता है। कहां? गुजरात से लेकर बिहार के सासाराम तक हमें इसका विस्तार देखने को मिलता है। एक ही चीज नोट करते चलिए, हम बताते हैं। विंध्यन श्रेणी के दक्षिण की बात करें, विंध्यन श्रेणी के दक्षिण में एक भ्रंश हुआ था, हमने अभी पहले भी चर्चा की इसकी बात। तो भ्रंशन के कारण ही यहाँ पर एक नदी जो बहती है जिसका नाम क्या है? मैकाल पहाड़ी से यह नदी निकलती है। कौन? मैकाल जो चोटी है वहां से निकलती है। मैकाल की जो पहाड़ियां हैं उस पर स्थित एक चोटी है जिसका नाम है अमरकंटक। क्या? अमरकंटक। तो मैकाल पहाड़ी पर अमरकंटक चोटी स्थित है, वहां से निकलती है कौन सी? नर्मदा। दूसरी एक नदी पूर्व में उत्तर में जाती है, आके गंगा में मिलती है, उस नदी का नाम है सोन नदी। तो ये दो नदियां यहां से निकलती हैं। एक और नदी निकलती है, उस नदी का नाम महानदी है। क्या? महानदी है। तो ये तीन नदियां इस अमरकंटक की पहाड़ी के पास से निकलती हैं। जब नदियां पढ़ाएंगे तो उसके विषय में विशेष चर्चा वहां करेंगे। अभी हम देख रहे हैं नर्मदा भ्रंश घाटी से यहां बहती है, तो इसका भ्रंश निर्माण हुआ। फिर कह रहे हैं इसे विंध्यन, चूंकि विंध्यन पर्वत श्रृंखला के बिल्कुल समानांतर ही ये भ्रंश उत्पन्न हुआ था, तो इसलिए इसे विंध्यन कगार के नाम से जानते हैं। विंध्यन कगार, कगार का अर्थ होता है तट। क्या? कगार का अर्थ होता है तट। जैसे कोई ऊंची पहाड़ी है, उसका अंतिम जो छोर है जहां से ढाल शुरू होता है तो उसे कहते हैं कगार।
क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं कगार। चलिए इतनी बातें समझ में आई। यहाँ पर कई सारी नदियां प्रवाहित होती हुए हमें दिखाई देती हैं। जैसे पहली नदी हमने देखा कि नर्मदा हो गई, दूसरी यहीं बीच में एक पहाड़ी और है, और उस पहाड़ी को क्या कहेंगे, वह पहाड़ी है सतपुड़ा की पहाड़ी। ये बीच में हमें दिख रही है, इसे हम कहते हैं सतपुड़ा की पहाड़ी, सतपुड़ा। फिर से लिखते हैं सतपुड़ा। तो ये जो सतपुड़ा की पहाड़ी, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला जो है, इसके विषय में बात करते हैं। यहाँ पर जो हमने देखा कि बहुत सारी नदियां यहाँ से हमें देखने को मिलती हैं। यह जो क्षेत्र है हमें कौन, विंध्य क्षेत्र से, जैसे नर्मदा, कर्मनाशा, टोन, केन, ये सारी नदियां, बहुत सारी नदियां और छोटी छोटी हैं जो यहाँ से प्रवाहित होती हैं। इसके बाद बात करें, यह एक और खास बात है कि विंध्य पर्वत श्रृंखला जो है जल विभाजक का काम करती है। विंध्य पर्वत श्रृंखला जल विभाजक का काम करती है। जल विभाजक क्या है, चूंकि यहाँ से जो जिन नदियों की उत्पत्ति होती है वो दक्षिण भारत में आती है, और जो इसके बाद जाती हैं वो सभी नदियां उत्तर भारत में आके, चाहे गंगा, यमुना या और इसकी ट्रिब्यूटरी जो सहायक हैं उसमें जाकर मिल जाती हैं। तो ये एक जल विभाजक का भी काम करती है। अब इसके बाद तीसरे जो पर्वत श्रृंखला की हम बात करने वाले हैं वो है क्या, सतपुड़ा। सतपुड़ा की खास बात देखते हैं, सतपुड़ा हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है। चलिए सतपुड़ा की बात करें तो यह भी गुजरात में एक स्थान है जिसका नाम है क्या, गुजरात। यहां हमने देखा कि ये गुजरात में स्थित है। तो गुजरात से लेकर यह मध्य प्रदेश बीच में आता है, मध्य प्रदेश में राजपीपला, मध्य प्रदेश क्या, गुजरात में तो इसे क्या कहते हैं, गुजरात में राजपीपला से लेकर मध्य प्रदेश के महादेव एवं छत्तीसगढ़ में मैकाल श्रेणी के रूप में इसे अलग अलग नामों से जानते हैं हम। किसे, इसी सतपुड़ा को अलग अलग नामों से जानते हैं। कौन कौन से नाम हैं, जैसे हमने देखा गुजरात में, तो गुजरात में इसी सतपुड़ा श्रेणी को हम क्या कहते हैं, राजपीपला कहते हैं। समझिए, राजपीपला। फिर हम बात करें मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में इसे महादेव की पहाड़ियों के रूप में जानते हैं। कौन सी, महादेव की पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं छत्तीसगढ़ में। क्या, छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ में इसे मैकाल श्रेणी के नाम से जानते हैं। अभी हमने आपको मैकाल श्रेणी पर बताया कि अमरकंटक की चोटी है, तो मैकाल श्रेणी, ये 3 नामों से इसे अलग अलग जगह पर जानते हैं। बात करें तो इसी सतपुड़ा श्रेणी, कौन सी, सतपुड़ा श्रेणी और के बीच में, सतपुड़ा श्रेणी के बीच में स्थित होने पर 2 नदियां दोनों तरफ इसको घेर रखी हैं। कौन कौन सी, उत्तर में, सतपुड़ा के उत्तर में तो एक नदी है जिसे हम कहते हैं नर्मदा, और एक नदी दक्षिण में है जिसे हम कहते हैं ताप्ती। तो नर्मदा और ताप्ती के बीच में स्थित जो श्रेणी है वह कौन सी श्रेणी है, उस श्रेणी को सतपुड़ा श्रेणी के नाम से जानते हैं। सतपुड़ा श्रेणी पर एक जो सबसे ऊंची चोटी है वह एग्जाम में पूछी गई है। चलिए, सतपुड़ा श्रेणी की सबसे जो ऊंची श्रेणी है वो महादेव श्रेणी, क्या है, महादेव जो श्रेणी है उसमें स्थित सबसे ऊंची चोटी है इस सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की। कौन सी, उसका नाम है धूपगढ़। क्या, उसका नाम है धूपगढ़। कुल ऊंचाई की बात करें तो 1350 मीटर, कितना, 1350 मीटर इसकी ऊंचाई हमें देखने को मिलती है। और धूपगढ़ की जो पहाड़ी है, जो चोटी है, वो महादेव श्रृंखला में, महादेव श्रेणी में, यानी महादेव की पहाड़ी में हमें देखने को मिलती है। इतनी सारी बातें हमें यहाँ से पता चलती हैं। फिर आगे बात कर रहे हैं सतपुड़ा श्रेणी में। यहाँ पर अमरकंटक की हमने चोटी बताई, यहाँ पर हमने 3 नदियों का जिक्र किया। अमरकंटक की चोटी पर हमने 3 नदियों का जिक्र किया था। कौन कौन सी, एक हमने कहा था कि नर्मदा, दूसरा सोन, फिर हमने कहा महानदी। तो ये 3 नदियां यहाँ से निकलती हैं। तो इस तरह से इन 3 नदियों की विशेषताएं
अब आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए इसके बाद बात करेंगे कुछ और। मध्य भारत में प्रसिद्ध बहुत सारे हिल स्टेशन यहाँ हमें देखने को मिलते हैं। मैकाल में जबलपुर गैप स्थित है। मैकाल में, यही मैकाल जो श्रेणी है मध्य प्रदेश में एक जिला है जिसका नाम है जबलपुर। तो जबलपुर गैप भी हमें देखने को मिलता है। वहां धुआंधार जलप्रपात भी है, नर्मदा नदी बनाती है। आपको पता ना हो तो ये नोट करते चलें। चलिए कुछ और आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम पश्चिमी घाट की पहाड़ियों की, जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। पश्चिमी घाट की पहाड़ियों की बात करें तो पश्चिमी घाट क्या है? एक कगार है। क्यों कगार है? क्योंकि जब कभी हमने बताया कि यह एक कगार इसलिए है क्योंकि इसका जो ये भाग है, पश्चिम भाग है, जल में क्या हुआ है? भ्रंश के कारण दब गया है। क्या हुआ? ऐसे था पहले और बाद में भ्रंशन की स्थिति हुई तो इसका जो पार्ट था ये खिसक कर नीचे दब गया। अब ये भाग दब गया है। तो ये तीव्र ढाल है पश्चिमी घाट पर, जो समुद्र में जैसे हम इंटर करते हैं बिल्कुल गहराई क्या होती है? तीव्रता से बढ़ जाती है। लेकिन बात करें पूर्वी घाट पर, तो पूर्वी घाट पर हम कई सैकड़ों किलोमीटर जाते हैं तब उतनी गहराई हमें देखने को मिलती है। तो पूर्वी घाट पर, चूंकि पूर्वी घाट पर बहुत सारी नदियां अवसाद लाकर जमा कर देती हैं, लेकिन पश्चिमी घाट पे भ्रंशन की प्रक्रियाएं हो गई हैं और इधर जो नदियां बहती हैं वो मैदानों से नहीं बहती, जिनके कारण अवसाद बहुत कम जाता है और इसका तट गहरा का गहरा पड़ा रहता है। चलिए कुछ और बात करते हैं पश्चिमी घाट के विषय में। पश्चिमी घाट हमारे लिए, सबसे पहले हमने बताया कि पश्चिमी घाट क्या है? एक वास्तविक पर्वत श्रृंखला ना होकर एक कगार है। क्या? एक कगार है। और यह किसका है? हमने कहा कि भ्रंशन के कारण यह प्रक्रिया जारी हुई है। ठीक, ऐसा हमें देखने को मिलता है। चलिए और बात करेंगे कहां से लेकर, यह उत्तर में सूरत से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक हमें देखने को मिलता है। पश्चिमी घाट हमने बताया गुजरात से लेकर, गुजरात में सूरत से लेकर कन्याकुमारी तक हमें पश्चिमी घाट देखने को मिलता है। इसके बाद बात करें उत्तर से, इसका क्या है? उत्तर में इसकी ऊंचाई कम होती है, जबकि दूसरी विशेषता इसकी क्या है? जैसे जैसे हम दक्षिण से उत्तर की तरफ बढ़ते हैं ऊंचाई में हमें कमी दिखाई देती है। यानी जैसे जैसे हम उत्तर जाएंगे तो बिल्कुल ऊंचाई क्या हो जाती है? कम हो जाती है। दक्षिण भारत में ऊंची ऊंची चोटियां हमें देखने को मिलती हैं। अभी चर्चा करते हैं आगे। पश्चिमी घाट तथा पूर्वी घाट के मिलन बिंदु है। एक मिलन बिंदु है, वहां पर एक पहाड़ी स्थित है जिसे नीलगिरी पर्वत श्रृंखला के नाम से जानते हैं। नीलगिरी की पहाड़ियां, क्या? नीलगिरी की पहाड़ियां, समझे? दोनों का जो मिलन स्थान है, इस मिलन स्थान को नीलगिरी की पहाड़ियों के नाम से हम जानते हैं। क्या? नीलगिरी की पहाड़ियों के नाम से हम जानते हैं। यह एक गांठ के रूप में मौजूद है। बात करें नीलगिरी पर स्थित एक सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम क्या है? नीलगिरी पर स्थित सबसे ऊंची चोटी, उस चोटी का नाम है दोडा बेटा। क्या? इस चोटी यहां पर स्थित है और इसका नाम है दोडा बेटा। दोडा बेटा। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 2637 मीटर इसकी ऊंचाई हमें देखने को मिलती है। दोडा बेटा की ऊंचाई 2637 किलोमीटर है और यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। पहली सबसे ऊंची चोटी कौन है? आगे इसके विषय में चर्चा करेंगे। देखिए नीलगिरी के दक्षिण में पश्चिमी घाट पर कई सारी और पहाड़ियां छोटी छोटी स्थित हैं। उसमें कौन सी पहाड़ियां हैं? अन्नाईमुदी की पहाड़ियां हैं। कौन? अन्नाईमुदी। और उसके नीचे कार्डमम की पहाड़ियां। यहां समझिए ये अन्नाईमुदी, इसके बाद यहां है ये है कार्डमम। तो कार्डमम और अन्नाईमुदी की पहाड़ियां हैं। जो अन्नाईमुदी है, क्या? अन्नामलाई और कार्डमम की पहाड़ियां हमें देखने को मिलती हैं। अन्नाईमुदी तो एक सर्वोच्च शिखर है, सबसे ऊंची चोटी है। क्या? सबसे ऊंची चोटी है जो इसी अन्नामलाई में स्थित है। कहां? अन्नामलाई। जो ये पर्वत श्रृंखला हमें देखने को मिल रही है इसे हम कहते हैं अन्नामलाई और इसे कहते हैं हम कार्डमम या इलायची की पहाड़ियां। हम ऐसे भी लिख सकते हैं इलायची की पहाड़ियां। तो इलायची की पहाड़ियां या दूसरी अन्नामलाई। अन्नामलाई पर दक्षिण भारत की
जो है सबसे ऊंची चोटी, जिसे हम अन्नाईमुडी कहते हैं। क्या? थोड़ा सा इसे इरेज करते हैं। चलिए, इसका नाम है अन्नाईमुडी। क्या? अन्नाईमुडी। और इसकी ऊंचाई की बात करें तो 2600 कितना? इसकी ऊंचाई की बात करें तो 2695 मीटर। कितना? 2695 मीटर अन्नाईमुडी की ऊंचाई देखने को हमें मिलती है। ये पश्चिमी घाट की बात अभी हम कर रहे हैं। इसमें और क्या खास बात है? अन्नामलाई के पूर्व में एक पहाड़ी स्थित है। अन्नामलाई यहाँ है, एक पहाड़ी स्थित इसके पूर्व में है, जिसे हम पालनी की पहाड़ियां कहते हैं। क्या? पालनी की पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। क्या? पालनी की पहाड़ियां। ये जो भाग दिख रहा है, ये पालनी की पहाड़ियों के नाम से इसे हम जानते हैं। अब आगे और समझेंगे इसे। पूर्वी भाग में पालनी की पहाड़ियां हैं, जिस पर क्या है? कोडाईकनाल नामक एक हिल स्टेशन है। क्या समझेंगे? कोडाईकनाल एक हिल स्टेशन यहीं पर स्थित है। और समझेंगे इसकी खास बात। यहीं पर आगे और बढ़ेंगे। हमने देखा था नीलगिरी पहाड़ियां। नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं, उस पर एक हिल स्टेशन है, जिसे हम क्या कहते हैं? ऊटी कहते हैं। क्या? ऊटी। ऊटी एक प्रसिद्ध जो है एक हिल स्टेशन है। कभी मौका लगे तो आप भी जाइएगा। चलिए, समझने का प्रयास और आगे करते हैं। पश्चिमी घाट पर जोग या गरसोप्पा जलप्रपात भी हमें शरावती नदी पे हमने देखा था। जो एक शरावती नदी है, ये पश्चिमी घाट पर ही है। तो वहां पर हमें जोग या गरसोप्पा जलप्रपात देखने को मिलता है। यह शरावती नदी पर स्थित है। पश्चिमी घाट से अनेक नदियां निकलती हैं। जैसे बड़ी नदियों में बात करें तो हम कृष्णा हो गई, गोदावरी हो गई। क्या हो गई? कृष्णा हो गई, गोदावरी हो गई, कावेरी हो गई, और तुंगभद्रा जैसी नदियां हमें देखने को मिलती हैं। तुंगभद्रा सहायक है, याद रखना, गोदावरी की। तो इसके बाद पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। अब सह्याद्री जो है, उसमें कौन कौन सी पर्वत चोटियां हैं, एक बार इसे समझ लेते हैं और फिर पश्चिमी घाट को खत्म करते हैं। चलिए, तो जो पर्वत चोटियां हैं, इसमें कालसुबाई कौन सी? लिखते चलिए आप। कालसुबाई। फिर महाबलेश्वर। महाबलेश्वर, कालसुबाई, महाबलेश्वर। कर्नाटक में एक जानते ही होंगे आप, कुद्रेमुख। और महाबलेश्वर महाराष्ट्र में, कालसुबाई भी महाराष्ट्र में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट दोड्डा बेटा हमने देख लिया। पुष्पगिरी और अन्नाईमुडी भी यहाँ मिलते हैं। दोड्डा बेटा हमने देख लिया, अन्नाईमुडी देख लिया, नीलगिरी देख लिया, और यहाँ एक क्या है? पुष्पगिरी। पुष्पगिरी। तो इस तरह से ये पश्चिमी घाट की जितनी पहाड़ियां थी, हमने उसके विषय में चर्चा किया। अब एक और पहाड़ी क्षेत्र हमें देखने को मिलता है, और उसके विषय में अब चर्चा करते हैं। चलिए, तो जो इसके बाद हम बात करेंगे पूर्वी घाट की। क्या? पूर्वी घाट की जो पहाड़ियां हैं, उनके विषय में चर्चा करेंगे। पूर्वी घाट में यह भी क्या है? प्राचीनतम मोड़दार अवशिष्ट पर्वतों के कई सारे श्रृंखलाओं से मिलकर बनता है। इसकी ऊंचाई क्या है? जैसे हमने देखा पश्चिमी घाट पर, जो पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई की बात हमने नहीं लिखवाई, तो अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। पश्चिमी घाट की जो औसत ऊंचाई है, वो 1200 मीटर है। कितना है? 1200 मीटर है। इसकी तुलना में पूर्वी घाट क्या है? पूर्वी घाट जो है हमें कम ऊंचाई वाला देखने को मिलता है, यानी पश्चिमी घाट से कम ऊंचाई पूर्वी घाट पे हमें देखने को मिलती है। साथ ही साथ पूर्वी घाट का ढाल भी हमें स्लो यानी कम दिखाई देता है पश्चिमी घाट की अपेक्षा। इसकी सर्वोच्चम चोटियों की बात करें तो इसकी सर्वोत्तम चोटियों में हम महेंद्रगिरी, कौन? महेंद्रगिरी, जिसकी ऊंची चोटी क्या है? महेंद्रगिरी है। ठीक है। गोदावरी तथा कृष्णा के मध्य यह समतल रूप से देखने को हमें मिलती है। क्योंकि गोदावरी और कृष्णा कई सारे मैदानी क्षेत्र बनाते हैं। गोदावरी नदी भी मैदानी क्षेत्रों का निर्माण करती, कृष्णा नदी भी। नीचे हमें एक नदी और यहां से देखने को मिलती है, उस नदी का नाम है कावेरी। क्या? कावेरी। तो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सभी नदियां क्या करती हैं? समतल मैदानों का निर्माण
करती हैं। इसके बाद करें पूर्वी घाट पर बहुत सारी पहाड़ियां हमें देखने को मिलती हैं। नीचे कौन कौन सी पहाड़ियां हमें देखने को मिलती हैं इसके विषय में एक एक करके हम चर्चा करते हैं। समझिए, उड़ीसा में स्थित 2 पहाड़ियां हैं। उड़ीसा में कौन कौन सी पहाड़ी है, यहाँ पर भाग ये है, इस भाग को समझेंगे। सॉरी, यहां से ये भाग है उड़ीसा का। तो उड़ीसा में स्थित कौन कौन सी पहाड़ियां हैं जो पूर्वी घाट पर स्थित हैं? तो मलयगिरी, गढ़जात और नियमागिरी। कौन सी? मलयगिरी, गढ़जात और नियमागिरी। ये पर्वत चोटियां, ये जो पहाड़ियां हमें देखने को यहाँ मिलती हैं, कहाँ मिलती हैं? ये सभी उड़ीसा में हैं। याद रखें, ये सभी उड़ीसा में हैं। दूसरा बात करते हैं इसके बाद दूसरे नंबर पर नल्लामलाई, पालकोड़ा, नल्लामलाई, पालकोड़ा और 2 ये श्रृंखलाएं हमें यहां देखने को मिलती हैं। जैसे एक नल्लामलाई, ये नल्लामलाई है, क्या? नल्लामलाई, और पालकोड़ा ये हमें दोनों कहां देखने को मिलती हैं? ये हमें देखने को नल्लामलाई और पालकोड़ा, ये ऊपर का भाग दिख रहा है, ये दोनों समझेंगे कहां? नल्लामलाई और पालकोड़ा, ये दोनों आंध्र प्रदेश में हैं। याद रखें, ये दोनों आंध्र प्रदेश में हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे तमिलनाडु में। तमिलनाडु में बहुत सारी छोटी छोटी पहाड़ियां देखने को हमें मिलती हैं। जैसे जावड़ी की सेवराय और मेलागिरी, जावड़ी, सेवराय और मेलागिरी चोटियां हमें देखने को मिलती हैं। इसके बाद अब बात करें, ये जो मेलागिरी हमने देखा, मेलागिरी क्या? जावड़ी लिखते हैं, जावड़ी, मेलागिरी, जावड़ी, मेलागिरी और सेवराय। कौन? सेवराय। मेलागिरी की एक खास विशेषता नोट कर लीजिए, मेलागिरी की पहाड़ियों पर भारत में जो सर्वाधिक चंदन के वन हमें देखने को मिलते हैं वो मेलागिरी की पहाड़ी क्षेत्र में ही हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर चंदन वन हमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद अब बात करेंगे थोड़ी सी पूर्वी घाट की पहाड़ियां, मध्यवर्ती भाग क्या है? पूर्वी घाट की पहाड़ियां अपने मध्यवर्ती भाग में ऊंची तथा उत्तर एवं दक्षिण में क्या है? जो पूर्वी घाट की पहाड़ियां हैं ये मध्य में ऊंची हैं, यहाँ पर इनकी ऊंचाई अधिक है। इसके पूर्व उत्तर में और दक्षिण में क्या है? इनकी ऊंचाई में कमी हमें देखने को मिलती है। तो ये कुल खास बात थी क्या? भारत के प्रायद्वीपीय भाग में जो पहाड़ियां थी, आज हमने इसके विषय में चर्चा